हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के पार्ट 3 को लेकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने और जो 4 क्लासेस हैं उनके अंदर बात करी। तो उसके अंदर हमने ये 100 क्वेश्चंस को लगभग डिस्कस करा आपके साथ, किस तरीके के जो हमारे स्टेटमेंट यानी कथन और निष्कर्ष के सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको किन बातों को जो है बुनियादी बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप इस तरीके के सवालों को करें। देखिए, अब जो कथन जो आपको दिया हुआ है उसको तो पहले आपको सत्य मानकर ही चलना है, और दूसरी बात, अगर आपको कहीं लगता है कि जो कथन है वो अलग है और जो निष्कर्ष है वो अलग है, तो हमेशा निष्कर्ष को उसके कथन के अनुसार पे देखिए। अपनी तरफ से मत मानिए कि वो सही है या गलत है। अगर वो निष्कर्ष उस कथन से सहमति जताता है तब आप उसको सही मानकर चलेंगे। अगर नहीं उसके साथ सहमति रखता है तो आप उसको गलत मानकर चलेंगे। तो ये निर्भर करता है कि निष्कर्ष जो है, जो उस कथन का जो कथन से जो निष्कर्ष निकल रहा है, यानी इस कथन से जो आप समझ रहे हैं, जो आप कंक्लूड कर पा रहे हैं बातों को, वो कितने सत्य है उस कथन के आधार पर। अपने जो आपको तथ्य ज्ञात हैं, जो आपके नॉलेज में हैं, आपको उन बातों पर इसको लेकर जज नहीं करना है, उन बातों पर इसको लेकर आपको चीज़ों को नहीं देखना है। बस आपको कथन को देखना है कि कथन के अनुसार वो चीज़ें ठीक हैं या गलत हैं। अब हम जो आज की क्लास में शुरू करेंगे, आज जो है हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी 101 से 125 तक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और उनके साथ आपको जो है उनके तर्क संगत जो हमारे आंसर है, जो निष्कर्ष है, तो पता करेंगे कि क्या वो तार्किक तौर पर पूरी तरीके से ठीक है या गलत है, यानी लॉजिकली आर दे वैलिड और नॉट। इस तरीके से जो है हम बात करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में, और हम जो है शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। तो स्टेटमेंट क्या है? After a sudden rise in international oil prices, government will review the existing policy of fuel prices. अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अचानक वृद्धि के बाद सरकार ईंधन मूल्यों की मौजूदा नीति की समीक्षा करेगी। यानी कि जो हमारी ऑयल है, इंटरनेशनल जो ऑयल के मूल्य हैं, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य हैं, उनके जो मूल्य हैं उनमें वृद्धि हुई है, और उस वृद्धि की होने के बाद जो सरकार है, वह जो उनकी मौजूदा नीति है ईंधन को लेकर या ईंधन के मूल्यों को लेकर, उसकी समीक्षा करेगी, यानी उसको रिव्यू करेगी। कंक्लूजन क्या है? आफ्टर द सडन इंक्रीज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, गवर्नमेंट गेट टू रेज फ्यूल प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में अचानक वृद्धि के बाद सरकार को ईंधन मूल्यों में वृद्धि करनी पड़ती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अब क्या हुआ है कि जो मौजूदा, मान लीजिए मौजूदा जो मूल्य है उस पे हम 90 पे पेट्रोल हो रहा है, तो पेट्रोल ही मानकर चलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्य हैं अब उसमें वृद्धि हो गई है। तो अब सरकार ये देखने की कोशिश करेगी कि क्या ये जो पेट्रोल है जो 90 पे आपको दिया जा रहा है, क्या वो दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट विल नॉट राइज फ्यूल इवन आफ्टर द सडन राइज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। जो अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य में अचानक वृद्धि के बावजूद सरकार ईंधन मूल्य में वृद्धि नहीं करेगी। तो ये दो निष्कर्ष आपके यहाँ से देखने को मिले, और आपके जो ऑप्शंस हैं वो मैं ऑप्शंस आपको बता देता हूँ, जिन ऑप्शंस को आपको देखना है। ऑप्शंस है आपके नाइदर कंक्लूजन। अब इनमें से बताइए कौन सा है। देखिए, अब ये बोला गया है कि जो सरकार है वह मौजूदा जो ईंधन के मूल्य हैं या ईंधन की जो नीति है उसकी समीक्षा करेगी। अब समीक्षा के अंदर हमें ये नहीं बताया गया है कि उन मूल्यों का जो मूल्यों में वृद्धि हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो दो तरीके हो सकते हैं। समीक्षा के बाद या तो वृद्धि होगी, या वृद्धि नहीं होगी। सरकार बोलेगी कि हम वृद्धि नहीं कर रहे हैं, हम जो मौजूदा जो तेल जिस दाम पे आपको मिल रहा है उसी दाम पे मिलता रहेगा। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें जो है पूरी तरीके से हमारे पास नहीं है क्लियरिटी दोनों में से क्या होगा। तो इसका जो है आइदर कंक्लूजन 1 फॉलो और सेकंड फॉलो, या तो निष्कर्ष 1 है या निष्कर्ष 2 दूसरा अनुसरण करता है, यानी दोनों में से कोई एक। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। देखो, ज़्यादा भी हो और जो है मूल्यों में जो है जो मूल्य बढ़े बिना, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही होना होगा। तो या तो पहला होगा या तो दूसरा होगा। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है, यानी यही सबसे ज़्यादा जो हमारा आंसर है, यही सबसे ज़्यादा ठीक आंसर लगेगा कि दोनों में से कोई किसी एक पे लेकर बात होगी, यानी दोनों मूल्य जो है एक साथ नहीं काम करेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 102 की, 102 की।
मेजॉरिटी इज रूल्ड बाय डेमोक्रेसी, यानी बहुसंख्यकता लोकतंत्र का द्वारा शासित होती है। तो यानी आपको पता है लोक बहुसंख्यकता, मेजॉरिटी इज रूल्ड बाय डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, मेजॉरिटी का रूल होता है, आपको पता है। इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड बाय मेजॉरिटी वोट, उम्मीदवारों का चयन बहुसंख्या वोट के द्वारा किया जाता है। जो आप देखते हो, जब भी आप वोट देखते हो तो जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही तो जीतेगा। इन अ डेमोक्रेसी द लॉज आर अमेंडेड बाय द मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, लोकतंत्र में कानूनों में संशोधन संसद में बहुसंख्या द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों डेमोक्रेसी के बारे में है और आपके पास ऑप्शंस ये हैं जो आपको दिए हुए हैं। तो देखिए, जब आप बात करते हो मेजोरिटी को, जो डेमोक्रेसी है उसको बहुसंख्यक द्वारा शासित किया जाता है, लोकतंत्र को बहुसंख्यक द्वारा शासित किया जाता है, यानी जो ज्यादा लोग जिस चीज में फेवर करेंगे तो उसका मतलब क्या है, वो मेजोरिटी के साथ चलेगी। तो अब वहीं बात करें, इन अ डेमोक्रेसी कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड बाय मेजोरिटी वोट, तो एक लोकतंत्र में जो कैंडिडेट हैं उनको मेजोरिटी वोट द्वारा यानी बहुसंख्यक वोट द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, यानी चुनाव जो है चयन उनका किया जाता है ना, उनको आप चुनते हैं, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है तो आप बहुसंख्यक वोट द्वारा ही तो चुना जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। अब किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं तो वो भी पार्लियामेंट के अंदर बहुसंख्यक द्वारा बनाए जाते हैं। तो लोकतंत्र में कानून में संशोधन संसद में बहुसंख्यक द्वारा किया जाता है। तो जो दूसरा है वो भी ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शंस ठीक है, यानी ए जो है वो हमारा है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट अगला, टू गेट इन्वॉल्व इन अ लॉन्ग एंड इंट्रिग्यूइंग डिस्प्यूट वन मस्ट बी वेरी वाइज बिकॉज दे वर टॉकेटिव एंड बोरिंग। लंबे और जटिल विवाद में शामिल होने के लिए किसी एक को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए क्योंकि वो बातूनी और उबाऊ होते हैं। यानी कोई लंबा डिस्प्यूट चलता आ रहा है, यानी कोई विवाद है कोई लंबा समय तक का, उसमें किसी एक को क्या होना चाहिए, टॉकेटिव यानी बातूनी होना चाहिए, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक चलता है और आपको अपने तर्क रखने होते हैं, और काफी उबाऊ होता है, बोरिंग होता है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ऑल वाइज पीपल आर बोरिंग, सभी बुद्धिमान लोग उबाऊ होते हैं। ऑल द वाइज पीपल आर क्वाइट इनेबल टू हैंडल लॉन्ग एंड इंट्रिगिंग डिस्प्यूट्स, सभी बुद्धिमान लोग लंबे और जटिल विवादों को संभालने में काफी सक्षम होते हैं। तो ये आपका जो है ऑप्शन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, टू गेट इन्वॉल्व इन अ लॉन्ग एंड इंटरव्यूइंग डिस्प्यूट वन मस्ट बी वेरी वाइज, तो किसी एक को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो बुद्धिमान लोग हैं वो लंबे और जटिल विवादों को, जो विवाद हैं उनको संभालने में काफी सक्षम होते हैं। तो क्या होना चाहिए? क्योंकि जो विवाद होते हैं वो काफी बातूनी और उबाऊ होते हैं, तो लंबे लोग ही उनको जो है, जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हीं को संभाल सकते हैं और उनको संभालने में वो सक्षम होते हैं। दे आर इनेबल टू हैंडल। लेकिन क्या ऐसा है कि सभी बुद्धिमान उबाऊ होते हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ हों, तो ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यानी केवल दूसरा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस, केवल निष्कर्ष दूसरा पालन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड सोसाइटी, स्वतंत्रता और अनुशासन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्या निष्कर्ष निकला? सोसाइटी फेसेस प्रॉब्लम ड्यू टू पीपल हैविंग नो फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, समाज उन लोगों की वजह से समस्याओं का सामना करता है जिनके पास कोई स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं होता। दूसरा, नो वन इन सोसाइटी हैज फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, समाज में किसी को भी स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है। तो अब बताइए, फ्रीडम एंड डिसिप्लिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड सोसाइटी, तो अच्छे समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है? स्वतंत्रता और अनुशासन, ये हमने इससे समझा कथन से। समाज उन लोगों की वजह से समस्याओं का सामना करता है जिनके पास कोई स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं होते। सोसाइटी फेसेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू पीपल हैविंग नो फ्रीडम एंड डिसिप्लिन। नो वन इन सोसाइटी हैज फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, समाज में किसी के पास स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है। तो ये आपको जो है आंसर बताने हैं और इनमें से कौन सा जो है तर्कपूर्वक तर्क संगत होगा। जरा ध्यान से देखिए, अच्छे समाज के लिए आपको स्वतंत्रता, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए और डिसिप्लिन यानी अनुशासन होना चाहिए। तो ये ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी समाज में किसी को भी स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एक अच्छे समाज के लिए जो लोग हैं समाज के, उनमें ये होना चाहिए। सोसाइटी फेसेस प्रॉब्लम, तो समाज उन लोगों की वजह से समस्याओं का सामना करते हैं
या करता है जिनके पास कोई स्वतंत्रता और अनुशासन नहीं होता। तो हाँ, बिल्कुल ये है, क्योंकि तभी तो अगर लोगों के पास अनुशासन और स्वतंत्रता होगी तो वो समाज अच्छा समाज कहलाया जाएगा, अगर नहीं है तो समाज अच्छा नहीं कहलाया जाएगा। यानी समाज के अंदर क्या है, अभी जो है समाज के अंदर अड़चले हैं और समाज में जो है चीजें अच्छी नहीं है। तो इसलिए पहला जो है वो ठीक होगा, ओनली वन फॉलो, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। आप एक ऑप्शन एक का जो है चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बॉस सेज टू हिज डेली वेज वर्कर, जो डेली वेज का मतलब होता है दैनिक वेतन, जो दैनिक जो दिहाड़ी पे रहते हैं, लेट टॉयलर्स विल नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट देयर वर्क फॉर द डे। यानी बॉस अपने दैनिक वेतन कर्मचारियों से कहते हैं देर से काम करने वालों को उनके दिन का पूरा काम करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए आपका ऑफिस 9:30 बजे से 6:30 बजे तक होता है, 9 घंटे का आपका ऑफिस होता है, और आप 10 बजे जाते हैं और ये सोच के कि आप अपने बॉस से बात करके जो है 7 बजे तक आप काम करके आएंगे। तो बॉस ने यही बोला कि अगर आप 9:30 बजे के बाद नहीं आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा समय जो है, पूरा अतिरिक्त जो समय है वो नहीं दिया जाएगा अपने काम को पूरा करने के लिए, यानी आपको लेट ही माना जाएगा। अब इससे क्या निष्कर्ष निकले, डेली वेज वर्कर्स आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वर्क अलॉटेड बाय द डे एंड, यानी दैनिक वेतन कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है कि वो दिन के अंत तक आवंटित जो उनको काम मिला है, आवंटित काम पूरा करें। हु कमिंग लेट ऑन ड्यूटी टू हुम बॉस इज एड्रेसिंग, जो देर से ड्यूटी पर आते हैं और जिनके प्रति बॉस संबोधन कर रहा है। तो ये आपके जो है ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए जरा ध्यान से, अब बॉस ने ऐसा कहा डेली वर्कर से, तो बॉस ने सभी जो डेली वेज वर्कर्स हैं, दैनिक वेतन कर्मचारी है, उनसे ऐसा कहा कि देर से काम करने वालों को उनके दिन का काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, यानी लेट टॉयलर्स विल नॉट बी गिवन एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट देयर वर्क फॉर द डे। तो लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि बॉस ये जो बात है उन्हीं को कह रहे हैं जो देर से आए हैं, नहीं। पर इसका मतलब ये हुआ कि जो डेली वेज वर्कर्स हैं, अगर वो देरी से आए हैं और जो उनका काम है, तो उन्हें अपने दिए हुए समय पे अपना काम जो है, या दिन के अंत तक जो भी उनको समय दिया हुआ है, वो उनको काम अपना पूरा करना पड़ेगा। तो यानी जो पहला निष्कर्ष है वो इसको उसके साथ कंक्लूड करता है, यानी लॉजिकल है, तार्किक है। तो पहला जो होगा वो इसका आंसर होगा। तो ए इज द, नो सॉरी नॉट ए, पहला निष्कर्ष आंसर है ना, तो बी इज द आंसर, बी को आप चुनाव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन अ T20 क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, द टोटल रन मेड बाय इंडिया इज 250, ऑफ दीज 180 रन मेड बाय द बॉलर्स। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक T20 क्रिकेट मैच में भारत द्वारा बनाए गए कुल रन 250 हैं। तो T20 मैच में भारत ने 250 रन बनाए, जिसमें से 180 रन गेंदबाज है उन्होंने बनाए थे। तो अब इसका मतलब है कि अधिक रन जो है गेंदबाजों ने बनाए। द 70 ऑफ टीम वाज मेड अप ऑफ द बॉलर, तो यानी बोला गया कि 70% जो टीम है वो बॉलर्स की बनी हुई है। क्या आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि अगर किसी ने ज्यादा रन बनाए तो वो जो टीम है उसके अंदर बॉलर की जो है गेंदबाजों की संख्या ज्यादा है या बैट्समैन की ज्यादा, बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा है? ऐसा हम नहीं बता सकते। उसमें हम ये कह सकते हैं कि गेंदबाजों ने प्रदर्शन अच्छा करा है, लेकिन इस बात से हम नहीं बता सकते कि गेंदबाजों की संख्या कितनी है, तो ये गलत हो जाएगा। हम इसमें नहीं बता पाएंगे कि गेंदबाजों की संख्या कितनी है। द स्ट्राइक बैट्समैन वॉज द बॉलर, जो स्ट्राइक बैट्समैन था वो बॉलर था। क्या आपको ऐसा कुछ पता चल रहा है? ऐसा भी कोई जानकारी आपको नहीं मिल रही है, तो आप इन दोनों के आधार पर नहीं बता सकते टीम में कितनी संख्या है और कितना नहीं है। तो दोनों ही जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करते, पालन नहीं करते। तो यानी सी ऑप्शन होगा, यानी दोनों पालन नहीं करते। सी ऑप्शन क्या होगा आपका? सी ऑप्शन। इसको आप टैग करें। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, ये इसको आप 108 ना करें, ये प्रिंटिंग एरर है। ये पहली स्टेटमेंट हो गई, ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई, ये पहली होगी,
ये दूसरी हो गई। अब आपको जो है आंसर करना है, तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। ऑल कप्स आर बॉल, तो जितने भी कप्स हैं वो क्या है, बॉल। और सारे बॉल, जितने भी बॉल हैं वो क्या है, कप, वो है स्पून। देखिए सभी कप गेंदे हैं, तो सभी कप गेंदे हैं और सारी गेंदे क्या है, चम्मच हैं। तो ये इस तरीके से बन गया, कप, बॉल और स्पून, यानी कप, गेंद और चम्मच। सम कप आर नॉट स्पून, तो सम कप, कुछ कप स्पून नहीं है, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे कप तो बॉल है। और जित देखिए ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये किसको ये इतना हिस्सा किसको बताता है, कप का। और ये पूरा हिस्सा स्पून का, और ये पूरा हिस्सा जो है बॉल का। तो जितने भी कप हैं वो सबके सब किस में है, बॉल में, और सारी बॉल किसके अंदर है, स्पून में। तो सारे कप स्पून होने चाहिए थे। तो सम कप आर नॉट स्पून, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कप चम्मच नहीं है, सब कप चम्मच हैं। सम स्पून्स आर नॉट कप, बिल्कुल सम स्पून्स यानी कुछ चम्मच कप नहीं है। तो कप कितना हिस्सा है, कप का सिर्फ यही हिस्सा है। बाकी इसके अलावा जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये वो है जो कप नहीं है। तो यानी ये ठीक है कि कुछ जो है चम्मच है, कप नहीं है। अब वो हमें नहीं पता कितनी है, तो केवल टू, सी, केवल दो ही इसका जो है निष्कर्ष का पालन करेगा। तो इसमें क्या होगा, इन्होंने क्या दिया हुआ है, ए, नहीं, सम स्पून्स आर नॉट का चम्मच, कुछ चम्मच कप नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देखो कुछ चम्मच कप नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कुछ चम्मच कप नहीं है और कुछ चम्मच जो है कप है। तो ये ठीक है, ये ठीक है। तो इसको आप चेक करेंगे, ये ठीक है। तो यहीं से भी पता चल जाएगा कि इतनी चम्मच कप है और जो ये बची हुई चम्मच है ये कप नहीं है। तो इसमें केवल टू, इसको आप चेक करिएगा, सिर्फ सी करिएगा, ये गलत आंसर दिया हुआ है, सी। ओनली जो है दूसरा जो है दूसरा फॉलो करता है, सेकंड फॉलोज द स्टेटमेंट, है ना। इसको ठीक करिएगा, क्योंकि ये सेकंड जो है यही फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 8। ऑल प्लान्ड इंडिविजुअल्स टेक टाइम टू रिलैक्स, ऑल प्लान्ड इंडिविजुअल्स टेक टाइम टू रिलैक्स, सभी योजनबद्ध व्यक्ति आराम करने का समय निकालते हैं। रमेश टेक टाइम टू रेस्ट इन स्पाइट ऑफ हिज बिजिएस्ट वर्क, रमेश अपने सबसे व्यस्त कामों के बावजूद आराम करने का समय निकालता है। रमेश इज अ प्लान पर्सन, रमेश एक योजना बाधक व्यक्ति है। रमेश एक परिश्रमी व्यक्ति है। ये आपको बताना है, जो इंडस्ट्रियलियस पर्सन। तो अब बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपके पास ऑप्शन है ये, राइट, राइट, आपके ऑप्शंस ये दिए गए। अब आपको बताना है, देखिए ध्यान से, ऑल प्लान इंडिविजुअल टेक टाइम, जितने भी योजनाबद्ध व्यक्ति होते हैं वो आराम के लिए समय निकालते हैं। और रमेश क्या करता है, रमेश अपने सबसे व्यस्त कामों के बावजूद भी, रमेश क्या है, देखिए रमेश एक बिजी आदमी भी है जो अपने सबसे व्यस्त कामों में जुड़ा है, उसके बाद भी आराम का समय निकालता है। तो जो आराम का समय निकाल लेते हैं वो क्या होता है, जो योजनाबद्ध व्यक्ति होते हैं, यानी रमेश इज अ प्लान्ड पर्सन। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, क्या रमेश एक मेहनती परिश्रमी व्यक्ति है। तो आपको ये ऑप्शन है और इनको देख के बताना है कि क्या रमेश एक परिश्रमी व्यक्ति है। बिल्कुल, क्योंकि रमेश क्या है, एक व्यस्त काम में बिजी है और उसके बाद भी वो एक प्लान्ड आदमी है कि अपने लिए समय भी निकाल पा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। तो दोनों इसमें जो है फॉलो करेंगे, डी। दोनों स्टेटमेंट क्या है, लॉजिकली दोनों तार्किक अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, टू इन्फोर्स डिसिप्लिन द ट्रक्स आर वेड ऑन द ब्रिज एंड इफ दे आर ओवरलोडेड दे फाइन 6000। अनुशासन लागू करने के लिए ट्रकों का वजन ब्रिज पर तोला जाता है और यदि वो ओवरलोड होते हैं तो उन्हें 6000 का जुर्माना लगाया जाता है। सेफ्टी रूल शुड बी फॉलोड बाय द ट्रक ओनर्स, हेंस द गवर्नमेंट वांट्स टू इम्प्लीमेंट इट। सुरक्षा नियमों का पालन ट्रक मालिकों द्वारा किया जाना चाहिए, इसलिए सरकार इसे लागू करना चाहती है। द गवर्नमेंट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रक ओनर्स, तो जो सरकार ट्रक मालिकों की समस्याओं को नहीं समझ रही है। तो ये आपके दोनों ये हो गए हमारे निष्कर्ष और कथन आपको दे दिया। अब आपको बताना है तार्किक तौर पर कौन सा सही है। ऑप्शंस आपने देख लिए, पहला दूसरा दोनों में से कोई नहीं और दोनों में से जो है दोनों।
देखिए, टू इन्फोर्स अनुशासन लागू करने के लिए जो ट्रक है उनका वजन जो है मापा जाएगा, और मापने पे अगर वो ओवरलोड पाए गए तो उन्हें 6,000 का फाइन दिया जाएगा। ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि सुरक्षा नियमों का पालन ट्रक मालिकों द्वारा किया जाए, यानी किया जाना चाहिए, इसलिए सरकार इसे लागू करना चाहती है। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि सरकार जो है ट्रक मालिकों की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ रही है। बस ये जो है सुरक्षा नियमों के कारणों की वजह से जो सरकार है वो इसे लागू करना चाहती है। तो फर्स्ट जो है ये सही आंसर होगा, यानी केवल एक जो आपका कंक्लूजन 1 है वही फॉलो होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट अगला, A notice written in the shop, we sell the best quality rice in the city। तो एक दुकान में लिखा हुआ एक नोटिस है। क्या लिखा है उस पे? हम शहर के सबसे अच्छी गुणवत्ता का चावल बेचते हैं। तो जो सबसे अच्छी गुणवत्ता का चावल होता है वो हम बेचते हैं। तो एनीबडी कैन गेट द बेस्ट राइस फ्रॉम दिस शॉप। तो कोई भी इस दुकान से सबसे अच्छे चावल प्राप्त कर सकता है। कोई अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता का चावल नहीं बेचती। तो ये आपके स्टेटमेंट्स हैं, और आपको आंसर जो देना है वो आपके ये रहे ऑप्शंस। अब देखिए, जो आपकी जो शॉप है उस पे क्या लिखा गया है कि हम जो शहर है उसके सबसे अच्छी गुणवत्ता का चावल बेचते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरी दुकान में अच्छे चावल नहीं मिलेंगे। उनका ये मानना है कि हम सबसे अच्छे चावल बेचते हैं। अगर कहीं और अच्छा भी चावल बेचा जाता है तो हम उनसे अच्छा बेचते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी कि कोई अन्य दुकान अच्छी गुणवत्ता का चावल नहीं बेचती। तो ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? एनीबडी कैन गेट द बेस्ट राइस फ्रॉम दिस शॉप। ये बिल्कुल, अगर कोई वहाँ पर जाएगा जहाँ पर सबसे अच्छा चावल मिल रहा है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो कोई भी है उस दुकान से अच्छा चावल प्राप्त कर सकता है। तो ये जो है पहला जो है ये ट्रू रहेगा, दूसरा जो है फॉल्स रहेगा। यानी पहला ट्रू होगा, दूसरा फॉल्स होगा। आगे, A tenant said to his neighbor, nowadays very loud DJ music is played in marriage ceremonies and that is disturbing the people around it। एक किराएदार ने अपनी पड़ोसी से कहा, इन दिनों शादी समारोह में बहुत जोरदार डीजे संगीत बजाया जाता है और यह आसपास के लोगों को परेशान कर रहा है। अब कंक्लूजन क्या लिखेगा? दीज डेज डीजे म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर इन मैरिज। तो इन दिनों जो डीजे संगीत हैं बहुत लोकप्रिय हैं शादी में। अ टीनेट प्रेफर्स क्वाइट एरियाज। किराएदार को शांत क्षेत्रों की जो है की पसंद है, यानी शांत क्षेत्रों जो है उसको पसंद है ना। और आपको इन दोनों में से आपको आंसर बताना है कि क्या निकलेगा। देखिए, जो बोला गया कि इन दोनों जो डीजे है, जो डीजे म्यूजिक जो शादी सेरेमनियों पे बजाया जाता है वो बहुत तेज होता है। यानी कहने का मतलब है इन दोनों जो डीजे है वो शादियों में जो है बजाया जा रहा है। तो यानी इसका मतलब है कि डीजे जो है शादियों में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं इन दिनों। तो यानी पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ये जो शोर शराबा है उस जो किराएदार है, जो टेनेंट है, उसे पसंद नहीं आ रहा। तो उसे ये शोर शराबा पसंद नहीं आ रहा है। तो वो क्या चाहता है? वो शांत जगह चाहता है। तो ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। बोथ कंक्लूजन फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ अफ्रीकाज पीपल सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। तो मोस्ट ऑफ अफ्रीकाज पीपल सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अधिकांश अफ्रीका के लोग कुपोषण से पीड़ित है, यानी उनमें क्या है? कुपोषण है। कंक्लूजन क्या है? निष्कर्ष क्या है? द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक इमीडिएट स्टेप्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। सरकार को कुपोषण की समस्या को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। दूसरा, पीपल शुड आस्क या पीपल शुड बी आस्क्ड टू ईट गुड एंड हेल्दी फूड। लोगों से अच्छा और स्वस्थ भोजन करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो ऐसा इससे आपको पता चल रहा है। अब आपको इसमें से आंसर बताना है कि इसमें से कौन सा जो आंसर है वो ज़्यादा तार्किक तौर पर पूरा है। राइट? तो आपके ऑप्शंस ये रहे। अब आप इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए। मोस्ट ऑफ अफ्रीकाज पीपल, जो अफ्रीका के लोग हैं, अधिकतर लोग हैं, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं, यानी वो कुपोषण से पीड़ित हैं।
तो क्या करना चाहिए? सरकार को कुपोषण की समस्या को सुलझाने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। तभी तो ये बात बोली गई है। पीपल शुड बी आस्क्ड टू ईट गुड फूड एंड हेल्दी। तो क्या यहाँ से हमें ये पता चलता है कि लोगों को अच्छा खाना और अच्छा जो स्वस्थ है उसके लिए भोजन कहा जाना चाहिए। देखिए, अच्छा खाना और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको किसी से कहने की ज़रूरत नहीं होती है अच्छे खाने के लिए। यानी अगर लोगों के पास होगा तो वो अच्छा खाना जो है ज़रूर ग्रहण करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो हमारी स्टेटमेंट टू बी, क्या वो वैलिड है? नहीं, वो वैलिड नहीं है। तो इसमें ओनली वन, पहली ही जो है वो ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि लोग अच्छा खाना जो है हर कोई खाना चाहता है। तो दिए गए बयान के अनुसार केवल निष्कर्ष एक तार्किक है, क्योंकि कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जिसे सरकार को तत्काल प्रभाव कार्रवाई करने की कोशिश करनी जानी चाहिए, और उनको जो है ठीक से जो अच्छा खाना है वो खाना चाहिए। आगे बात करते हैं। राइट, आगे भी देखते हैं। बोथ वन एंड टू क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये ए आर रहमान इज वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर, दे आर वेरी क्रिएटिव। ए आर रहमान इज एक बहुत अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है, वो बहुत रचनात्मक हैं। ऑल म्यूजिक डायरेक्टर आर वेरी गुड, क्या सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स अच्छे हैं? क्या हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? ए आर रहमान रचनात्मक रचनाएं बनाते हैं। ए आर रहमान क्रिएटिव क्रिएशंस। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं। देखिए, ए आर रहमान एक अच्छे म्यूजिक जो है संगीत के निर्देशक हैं। तो हमें यहाँ से ए आर रहमान के बारे में पता चल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, रचनात्मक है। तो सभी संगीतकार जो संगीत निर्देशक है बहुत अच्छे होते हैं, ये हमें कहीं से पता नहीं चल रहा है। तो इसको हम नहीं मानेंगे कि ये जो है निष्कर्ष निकल रहा है इस कथन से। ए आर रहमान क्रिएट्स क्रिएटिव क्रिएशंस, क्या यहाँ से हमें निष्कर्ष निकल रहा है कि ए आर रहमान जो हैं रचनात्मक रचनाएं बनाते हैं? बिल्कुल, ये यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो ओनली टू, तो ओनली टू क्या है? मतलब डी, केवल निष्कर्ष दो ही तार्किक है, लॉजिकल है। The CEO of the Indian Professional Football Club said Miguel Angel Portugal, जो पोर्तुगल है, will be involved in prepare for the Stallion glory for the upcoming season by his assistant Gonzalo Yarza। भारतीय पेशेवर फुटबॉल क्लब के सीईओ ने कहा मिगुएल एंजल पुर्तगाल को अपने सहायक गैंग्जलो यार्ड्स द्वारा आगामी सीजन के लिए स्टालिनिया ग्लोरी को तैयार करने के लिए शामिल किया जाएगा। सीईओ थिंक्स द न्यू कोच विल पुट ग्रोथ इन द टीम प्रोडक्शन। सीईओ सोचते हैं कि नए कोच टीम की उत्पादन यानी उनको क्या कर सकते हैं कि टीम को अच्छा कर सकते हैं, वृद्धि लाएगा। द सीईओ वांट्स टू फुटबॉल टीम टू डू द बेस्ट प्रमोशन फॉर द प्रिपेयरिंग सीजन। सीईओ चाहते हैं कि फुटबॉल टीम तैयारी सीजन के में सर्वश्रेष्ठ प्रचार कर सके। तो ये आपका जो है ऑप्शन है। देखिए, सीईओ जो इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के जो सीईओ हैं मिगुएल एंजल पुर्तगाल को सहायक गेंजरोल यार्ड्स द्वारा आगामी सीजन के लिए स्टोलियन ग्लोरी को तैयार करने के लिए शामिल किया जाएगा, है ना? तो ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीईओ को लगता है कि जो नया कोच आएगा उससे टीम में जो है इजाफा होगा, टीम की जो परफॉर्मेंस है, जो टीम का जो प्रदर्शन है उसमें इजाफा होगा। तो हाँ, बिल्कुल लगता है सीईओ को ऐसा, तभी वो नए खिलाड़ी को या नए कोच को लाने की बात कर रहे हैं। सीईओ चाहते हैं कि फुटबॉल टीम की तैयारी सीजन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रचार करें। बिल्कुल, ये भी सही बात है। तो यहाँ से दोनों जो हमारे निष्कर्ष हैं वो दोनों तार्किक तौर पर ठीक है। आगे देखते हैं। 115 साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय समथिंग वाइब्रेट्स, द वाइब्रेटिंग बॉडी कॉजेज द मीडियम अराउंड इट टू वाइब्रेट। ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कुछ कांपता है या कंपन होती है, और कंपन हुआ शरीर इसके चारों ओर माध्यम को कांपने का कारण बनाता है। बाय मीडियम दे मीन ओनली एयर, माध्यम से वो केवल क्या हवा का तात्पर्य रख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सिर्फ हवा का तात्पर्य रखा है। अब देखिए, कंपन तो किसी में भी हो सकती है, पानी में भी हो सकती है, हवा में भी हो सकती है, और किसके अंदर हो सकती है, और आपके जो सॉलिड है उनके अंदर भी हो सकती है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन, क्या ध्वनि कंपन द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये ठीक है, ध्वनि जो है कंपन द्वारा उत्पन्न होती है। यानी केवल दूसरा अनुसरण करता है, पालन करता है। ये आपका जो है सही उत्तर होगा, सी।
क्वेश्चन नंबर 116। तो कथन क्या है? अवर ऑफिस इज लोकेटेड एट द 6th फ्लोर। तो हमारा जो ऑफिस है वो 6वीं मंजिल पर स्थित है। हमारा कार्यालय 6वीं मंजिल पर स्थित है। इफ अ बिल्डिंग हैज मोर देन 2 फ्लोर्स, अगर यदि इस इमारत में 2 से अधिक मंजिल हैं, देन इट शुड हैव अ लिफ्ट। तो क्या होगा? उसके पे लिफ्ट होनी चाहिए। ईच फ्लोर कैन बी रीच्ड बाय अ लिफ्ट फ्रॉम रूम फर्स्ट टू द लास्ट। प्रत्येक मंजिल को पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक लिफ्ट द्वारा पहुंचाया जा सकता है। 5th फ्लोर डू नॉट हैव अ लिफ्ट। क्या 5वीं मंजिल पर लिफ्ट नहीं है? ये तो गलत हो जाएगा। देखिए, बोला गया कि अगर किसी भी बिल्डिंग में, और ये जो है ना, ये थोड़ा अच्छा रीजनिंग का सवाल है, इसको आप करिए। मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ, वो ये है। देखिए, चलो मैंने तो ये 5वां आपको, सेकंड वाला आपको बता दिया कि ये निष्कर्ष नहीं है। मैं आपसे बोलूं कि हमारा कार्यालय जो है वो 6वीं मंजिल पर है। यदि किसी भी इमारत में 2 मंजिल से ज़्यादा होंगी तो उसमें लिफ्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है? क्या दूसरी मंजिल तक बिना लिफ्ट के पहुंचा जा सकता है? देखिए, अगर 2 मंजिल तक ऑफिस है तो उसमें लिफ्ट की तो ज़रूरत है ही नहीं। यदि अगर 6 मंजिल हैं तो उसमें लिफ्ट होना अनिवार्य है। अगर लिफ्ट है तो लिफ्ट जो है वो फर्स्ट पे भी होगी, वो सेकंड पे भी होगी, वो ग्राउंड पे भी होगी, थर्ड पे भी होगी, फोर्थ पे भी होगी, फिफ्थ पे होगी, और ऊपर जितना भी है सब पे होगी। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक मंजिल को पहली मंजिल से अंतिम मंजिल तक लिफ्ट द्वारा पहुंचाया जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है। अगर लिफ्ट है तो प्रत्येक मंजिल में, या प्रत्येक जो बिल्डिंग है, प्रत्येक उस बिल्डिंग में प्रत्येक मंजिल में क्या होगी? लिफ्ट होगी। तो इसमें ओनली वन, ए जो है वही सबसे सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A newspaper company chairman relates the board of directors and states the idea of adding weekly journals with the main newspaper will generate additional income and welcome the new idea for its content। एक समाचार पत्र कंपनी के अध्यक्ष ने निदेशक मंडल से संबंधित और मुख्य समाचार पत्र के साथ साप्ताहिक पत्रिकाओं को जोड़ने का विचार को राज्यों में बताया, जो अतिरिक्त आय उत्पन्न करेगा और इसकी सामग्री के लिए नए विचार को स्वागत करेगा। द चेयरमैन प्रपोजेस टू आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ वीकली मैगजीन। अध्यक्ष ने साप्ताहिक पत्रिका शुरू करने का विचार प्रस्ताव दिया। ही इज इन्वाइटिंग सजेशन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर न्यू मटेरियल्स इन अ टैब्लॉइड। वह टैब्लॉइड के समाचार सामग्री के लिए निदेशक मंडल से सुझाव आमंत्रित कर रहा है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 और उसके ऑप्शन है ये। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको दोबारा पढ़ देते हैं, बड़ी स्टेटमेंट है। न्यूज़पेपर कंपनी चेयरमैन रिलेट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द आइडिया ऑफ एडिंग वीकली जर्नल्स विद द मेन न्यूज़पेपर। तो जो चेयरमैन है उस न्यूज़पेपर कंपनी का, और उसने अपने बोर्ड डायरेक्टर्स को और जो स्टेट्स हैं उनको बताया कि हम जो वीकली जो मैगजीन है उसको जोड़ सकते हैं हमारे न्यूज़पेपर में, यानी साप्ताहिक जो पत्रिकाएं हैं उनको जोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा? विल जनरेट एडिशनल इनकम। इससे हमें उनको अतिरिक्त आय मिलेगी। वेलकम और न्यू आइडिया फॉर इट्स एंड वेलकम द न्यू आइडिया फॉर इट्स कंटेंट। और हम नए जो विचार हैं उनका स्वागत करेंगे इसकी सामग्री के लिए, यानी वीकली मैगजीन के लिए। द चेयरमैन प्रपोजेज टू द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग वीकली मैगजीन। क्या चेयरमैन ने एक ऐसा विचार रखा साप्ताहिक पत्रिका को शुरू करने के लिए विचार का प्रस्ताव दिया? बिल्कुल दिया, तभी तो उन्होंने इसके बारे में अधिक जानकारी दी। क्या वो उनसे सुझाव के लिए देखो, जब आप विचार रख रहे हो तो इसका मतलब है कि उनके आप सुझावों को भी सुनेंगे। तो क्या वो उनके सुझाव भी चाहता है? बिल्कुल चाहता है। तो यानी दोनों कंक्लूजन यहाँ पर जो है ट्रू होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। अ लोकल स्कूल पब्लिशेस एन एडवर्टाइजमेंट इन द लोकल न्यूज़पेपर कॉलिंग फॉर एन इंटरव्यू। ट्रेन टीचर हु हैव मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस कैन अप्लाई। एक स्थानीय स्कूल ने स्थानीय अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें इंटरव्यू के लिए आवेदन करने का आह्वान किया गया। परीक्षित शिक्षक जिनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव है वो आवेदन कर सकते हैं। ओनली ट्रेन टीचर कैन हैंडल द क्लासरूम बेटर। केवल परीक्षित जो हमारे परीक्षित जो शिक्षक हैं ही केवल कक्षा को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। या दूसरा, कैंडिडेट्स विल लेस देन 1 year ऑफ टीचिंग आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। उम्मीदवार जिनके पास 1 से कम शिक्षण
शिक्षण का अनुभव है वह आवेदन के लिए जो है पात्र नहीं है। और आपके जो ऑप्शन है वो ये रहे। देखिए, अगर कोई स्कूल ये पब्लिश कर रहा है कि जो न्यूज़पेपर यानी जो टीचर चाहिए उन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तो इसका मतलब है जिसके पास 3 साल से कम जो एक्सपीरियंस होगा वो आवेदन नहीं कर सकते, वो उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। ये तो हमारा जो है ट्रू हो जाएगा, यानी ये सही है। आवेदन नहीं कर सकते 3 साल से कम वाले, या जिनके पास 1 साल है वो आवेदन नहीं कर सकते, बिल्कुल सत्य है। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है कि ओनली ट्रेन टीचर कैन हैंडल द क्लासरूम बेटर। तो सिर्फ जो लोग हैं, परीक्षित लोग जो हैं वही जो क्लासरूम है उसको संभाल सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा ही इसको जो है फॉलो होगा, केवल सेकंड। स्टेटमेंट, मोस्ट ऑफ द रोड्स इन बैंगलोर गेट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द मानसून। बैंगलोर की अधिकांश सड़कें मानसून के दौरान समाहित हो जाती है, यानी पानी में डूब जाती हैं, पानी इतना होता है। अथॉरिटी शुड फाइंड आउट द रीजन फॉर डिटोरेटिंग द रोड कंडीशंस ड्यूरिंग द मानसून। प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की बिगड़ती हालत, डेटियोरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ना, बिगड़ती हालत के कारण को पता लगाना चाहिए। अथॉरिटी शुड फिल ऑल द पेट्स एंड फाइंड सॉल्यूशन टू कीप द मेन रोड ऑर्डरली। प्राधिकरण को सभी गड्ढे भरने और मुख्य सड़क को व्यवस्थित रखने में समाधान ढूंढने चाहिए, व्यवस्थित रखने के समाधान ढूंढने चाहिए। और ऑप्शन आपके पास है ये, और आपको इन ऑप्शंस का जो है सही उत्तर बताना है। देखिए, यानी बेंगलोर के अधिकांश सड़क में मानसून के जो दौरान समाहित हो जाते हैं, यानी रोड जो है खराब है। तो जो प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी है, जो इनकी देखभाल करती है, उसको जो है सॉल्यूशन निकालने चाहिए, उनको जो है पता लगाना चाहिए कि जो सड़कें हैं उनकी बिगड़ती हालत के पीछे का कारण क्या है। और अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, जो गड्ढे हैं उनको भरना चाहिए और मुख्य सड़क को व्यवस्थित रखने में का समाधान ढूंढना चाहिए। तो ये बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों निष्कर्ष जो है अपने कथन का पालन करते हैं। आगे, आउट ऑफ ऑल द मोबाइल ब्रांड सैमसंग सेल इज द मोस्ट हाईएस्ट। सभी मोबाइल ब्रांडों में सैमसंग की सबसे अधिक बिक्री है। मार्केट शेयर ऑफ द मोबाइल ब्रांड, अन्य मोबाइल ब्रांडों का बाजार हिस्सा। नो अदर मोबाइल ब्रांड इज पॉपुलर, कोई अन्य ब्रांड जो है पॉपुलर नहीं है। तो आपके ऑप्शंस देख लीजिए कौन से। तो ऐसा कुछ भी कहना बेकार है कि कोई जो अन्य ब्रांड है वो पॉपुलर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे जो ब्रांड हैं कहीं ना कहीं और भी जो फ़ोन है वो पॉपुलर हैं, बट कहने का मतलब ये है, लेकिन जो सैमसंग है उसकी जो बिक्री है वो सबसे ज़्यादा है। तो अन्य मोबाइल ब्रांडों का बाजार का हिस्सा है, अन्य मोबाइल भी बाजार में है, ऐसा नहीं है। ये तो ये ट्रू हो जाएगा, तो यानी पहला ही होगा, केवल एक, निष्कर्ष एक का पालन करेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मेंबर्स ऑफ द जीवनदीप सोसाइटी हैव देयर ओन बिजनेस। तो जीवनदीप समाज के सदस्यों का अपना व्यवसाय है। कंक्लूजन, द सन ऑफ द वन मेंबर ऑफ ओनकर सोसाइटी विल हैंडल द बिजनेस ऑफ हिज फादर। ओनकर समाज के एक सदस्य का बेटा अपने पिता के व्यवसाय संभाल लेगा। शीला हु इज मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैज देयर ओन बिजनेस। शीला जो समाज की सदस्य है उसका अपना व्यवसाय है। ऑप्शंस हो गए आपके पास ये रहे। अब देखिए, बात किसकी हुई है, जीवनदीप सोसाइटी की। तो दीप में जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सबका एक अपना जो है व्यवसाय है। ओंकार सोसाइटी की बात हुई है, नहीं हुई है, तो ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ से ओंकार सोसाइटी को लेकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मान लो शीला उस सोसाइटी यानी जीवनदीप सोसाइटी के एक सदस्य है, तो अब बोला गया कि हर एक सदस्य का अपना व्यवसाय है। तो जो शीला उस सोसाइटी की जो एक सदस्य है उसका अपना जो है व्यापार है। क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर शीला जीवनदीप सोसाइटी की एक सदस्य है तो उसका अपना एक व्यवसाय होगा ही, क्योंकि हमने बोला है कि मेंबर जितने भी सदस्य हैं जीवनदीप सोसाइटी के, उन सबका अपना व्यवसाय है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली जो है टू फॉलोज, तो ये सबका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, until every national attains gender equality, freedom and democracy are meaningless। मतलब जब तक प्रत्येक राष्ट्रीय लिंग समानता प्राप्त नहीं करता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र अर्थहीन है। यानी जब तक
हर कोई जेंडर का जो व्यक्ति है उसको समानता और स्वतंत्रता नहीं मिलती, तब तक जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो अर्थहीन है। तो फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है। जेंडर इक्वालिटी लीड्स टू रियल फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। लिंग समानता वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्रता की ओर ले जाती है। अब आपको इसमें से उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सा जो उत्तर है आपका सही होगा। देखिए, हमें ये बोला गया कि जब तक प्रत्येक राष्ट्रीय हर कोई है, जो हर एक जो लिंग है, जो प्रत्येक व्यक्ति है किसी भी राष्ट्र के अंदर, लिंग जब तक जो प्रत्येक लिंग है यानी कोई भी लिंग के जो है व्यक्ति हो, उसको समानता प्राप्त नहीं करता या फिर स्वतंत्रता नहीं मिलती, वह लोकतंत्र अर्थहीन हो जाता है। यानी ऐसा नहीं कहा गया कि स्वतंत्रता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ये कहा गया है कि जो अगर जेंडर और लिंग समानता होगी वो वास्तविक स्वतंत्रता और लोकतंत्रता की ओर ले जाएगी। तो यानी ओनली टू फॉलोज। आगे बात करते हैं स्टेटमेंट की। ही स्ट्रेस द हीड टू पुट एन एंड to the present system of examination and to implement other methods to realize the real ability of the students instead। उन्हें वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने और शिक्षक को वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए अन्य विधियों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। एग्जाम्स टू बी अबॉलिश्ड, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? या प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डज नॉट एक्सेस द एक्चुअल मेरिट ऑफ स्टूडेंट, वर्तमान परीक्षा प्रणाली छात्रों के वास्तविक योग्यता का मूल्यांकन नहीं करती है। तो ये आपको बताना है इसमें से क्या होगा। ये आपके ऑप्शन है। देखिए, उन्होंने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि परीक्षाओं को समाप्त कर देना चाहिए, बट वो इस बात से मानते हैं कि जो वर्तमान का जो परीक्षा जो है प्रणाली सिस्टम है, जो पढ़ाई की जो प्रणाली सिस्टम है, वो एक्चुअल मेरिट जो है बच्चों की नहीं ला पाती। उससे जो है हम उनकी एबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, वो नहीं दे पाती। तो केवल दूसरा, ओनली बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। XYZ नेम्ड बुक इज द ओनली बुक टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया डॉरी सिस्टम बिटवीन 1920 एंड 1930। XYZ पुस्तक नामक 1920 और 1930 के बीच भारत की दहेज प्रणाली की समस्याओं पर केंद्रित होने वाली एकमात्र पुस्तक है। इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलेगा? 1920 में देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ डॉरी। क्या 1920 में कोई जो दहेज है उसकी समस्या नहीं थी? या 1920 और 1930 में दहेज प्रणाली के बारे में कोई विज्ञान नहीं था, या उसके बारे में कोई जो है जानकारी नहीं थी? ये आपके जो है कंक्लूजन्स है। अब आपको बताना है इनमें से क्या जो है आंसर है वो होगा। राइट। देखिए, जो XYZ जो नाम है किताब का, ओनली द फोकस, वही एक जो किताब थी, एकमात्र किताब थी जिसने दहेज के ऊपर जो है क्या करा, दहेज की समस्या पर जो केंद्रित थी। तो यानी ऐसा नहीं है कि 1920 में कोई दहेज की समस्या नहीं थी, बिल्कुल थी, तभी तो वो किताब आई। तो ये गलत हो जाएगा। 1920 में दहेज की समस्या थी, लेकिन 1920 से 1930 तक कोई दहेज प्रणाली के बारे में कोई विज्ञान नहीं था, यानी कोई लोग इतने बात नहीं कर रहे थे, तो तभी ये जो किताब है वो पहली बार आई। तो यानी केवल दूसरा जो है इसका अनुसरण करेगा, ओनली टू। यानी केवल दूसरा दिया गए विवरण का अनुसरण करता है, क्योंकि दिए गए विवरण में XYZ पुस्तक 1920 से 1930 के बीच दहेज प्रणाली की समस्याओं पर केंद्रित होती है। 1920 से पहले का उल्लेख नहीं है, इसलिए केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है कि 1920 से पहले दहेज के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं थी। The leader who makes the leader who makes so much noise for using Oriya often send their children to English medium schools to study। वह नेता जो ओडिया का उपयोग करने के लिए इतना शोर मचाते हैं, वह अक्सर अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं। यानी इसमें बात करी गई है दो तरफा लोगों की, जो इंग्लिश मीडियम में अपने छात्रों को भेजते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश माध्यम में पढ़ाते हैं, इंग्लिश माध्यम के जो स्कूल है उसमें पढ़ाते हैं, और लेकिन बात करते हैं उड़िया भाषा की। तो इंडिया लैक गुड स्कूल्स इन द उड़िया मीडियम। तो इंडिया में उड़िया मीडियम के अच्छे स्कूल, उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूल नहीं है भारत में। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रीचिंग एंड एक्टिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इस दुनिया में उपदेश देना और कार्य में बहुत अंतर होता है। उपदेश देने में और उसको मानने में बहुत अंतर होता है। तो ये आपके ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए, ये जो बात है ना, ये कही गई है कि एक तरफ नेता कहते हैं कि उड़िया भाषा पे जोर डालते हैं, दूसरी तरफ वो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं।
लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है कि भारत के अंदर उड़िया माध्यम के अच्छे स्कूलों की कमी है। ऐसा हमें कहीं पता नहीं चला, लेकिन हमें ये पता चला कि लोग दो तरफ़ा बातें करते हैं, भाषण देते हैं, जो उपदेश देते हैं ज़रूरी नहीं वो कार्य करते हैं। यानी उपदेश देना और कार्य करने में बहुत अंतर होता है। तो ये जो है हमारा दूसरा कथन सही है। तो यहाँ तक हमने जो है अपनी बात कर ली। ओनली सेकंड कंक्लूजन, यहाँ तक हमने 125 जो सवाल हैं वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन के कर लिए। आपको ये सवाल आने चाहिए और किसी भी तरीके की समस्या होती है इन सवालों में आप हमसे पूछिए, हमसे जुड़िए और आगे भी हम कुछ और सवाल हैं उनका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में, तब तक आप इन सवालों को अच्छे से पढ़िए, लिखिए और समझिए। धन्यवाद।